यह रात थी, एक थाने की रात, जहां कानून सोता है और वर्दी जाग उठती है। 1972 का महाराष्ट्र, चंद्रपुर जिले का एक छोटा सा आदिवासी गांव, जहां जिंदगी सूरज के साथ उठती थी और चांद के साथ सो जाती थी, जहां लोग जंगल से लकड़ी काटते थे, खेतों में पसीना बहाते थे और रात को भूखे पेट भी सपने देखते थे। ये वह भारत था जो नक्शे पर तो था, लेकिन सत्ता की नजर में कहीं नहीं था। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, 16 साल की। नाम था मथुरा। उसके माता पिता बचपन में ही चले गए थे। भाई गामा के साथ रहती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन एक सादा जीवन था। मिट्टी के घर की दीवारें, आंगन में तुलसी का पौधा और आसमान में टिमटिमाते तारे, यही उसकी दुनिया थी। उसी दुनिया में एक युवक था, अशोक नुर्री। मथुरा उससे प्रेम करती थी। दोनों ने साथ जीने का सपना बुना था, लेकिन सपने हमेशा पूरे नहीं होते, खासकर तब जब आप गरीब हो, आदिवासी हो और लड़की हो। गामा को यह रिश्ता पसंद नहीं था, उसे डर था। 26 मार्च 1972 की शाम को उसने देसाईगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि अशोक उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाना चाहता है। दोनों परिवारों को थाने बुलाया गया। मथुरा भी आई, अशोक भी आया, उसके रिश्तेदार भी। थाने के अंदर बातें हुई। रात हो आई थी, बाहर अंधेरा था, अंदर एक मध्यम बल्ब जल रहा था। किसी तरह का समझौता हुआ और बाकी सबको बाहर जाने को कहा गया। अशोक के परिजन बाहर निकल गए, गामा भी बाहर चला गया। मथुरा अंदर रह गई, अकेली। थाने में 2 पुलिसकर्मी थे, तुकाराम और गणपत। जो उसके बाद हुआ वह इस देश के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है। थाने के पिछले अंधेरे हिस्से में, उस वर्दी की आड़ में जो कानून की रक्षा के लिए होती है, एक 16 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार हुआ। एक नहीं, 2 पुलिसकर्मियों ने। जब मथुरा बाहर निकली तो उसने अपने परिजनों को बताया। उन्होंने शोर मचाया। पुलिस के खिलाफ शिकायत हुई, मेडिकल जांच हुई और फिर शुरू हुआ वह सफर जो न्याय की तलाश में था, लेकिन जो असल में न्याय के नाम पर एक और बलात्कार बनता चला गया। सत्र न्यायालय में मुकदमा चला। जज ने फैसला सुनाया, दोनों पुलिसकर्मी बरी। तर्क, मथुरा के शरीर पर जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। वह यौन अनुभव से परिचित लड़की थी। उसने चीखा नहीं, उसने भागने की कोशिश नहीं की, इसलिए माना जाए कि संबंध सहमति से हुए। एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, एक 16 साल की लड़की, एक अंधेरे थाने में, 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के सामने, रात के सन्नाटे में, और अदालत कह रही है उसने सहमति दी थी। यह सिर्फ एक गलत फैसला नहीं था, यह उस पूरी सोच का प्रतिबिंब था जो सदियों से चली आ रही थी कि औरत का शरीर उसका नहीं है, कि डर में चुप रहना हाँ कहने जैसा है, कि गरीब और आदिवासी लड़कियां न्याय की हकदार नहीं होती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय को गलत ठहराया, दोनों को दोषी माना। तुकाराम को 5 साल, गणपत को अधिक सजा। एक पल को लगा न्याय हुआ, लेकिन यह राहत बहुत थोड़े वक्त की थी। 1979 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एक बार फिर दोनों बरी। सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने वही तर्क दोहराए। शरीर पर निशान नहीं थे, उसने विरोध नहीं किया। वह आदतन यौन संबंध बनाने वाली थी, इसलिए बलात्कार साबित नहीं होता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, उस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने, एक नाबालिग आदिवासी लड़की से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बलात्कार नहीं था। यह फैसला सिर्फ मथुरा के खिलाफ नहीं था, यह उस हर औरत के खिलाफ था जो कभी हिंसा का शिकार हुई थी। यह उस पूरी न्याय व्यवस्था का नंगा चेहरा था जो कागजों पर तो बराबरी की बात करती थी, लेकिन असल में पितृसत्ता की नौकर थी। लेकिन इस बार चुप्पी नहीं रही। उसी साल 1979 में 4 कानून के प्रोफेसरों ने एक काम किया जो उस दौर में बेहद असाधारण था। उपेंद्र बख्शी, वसुधा धागमवार, रघुनाथ केलकर और लौटिका सरकार, इन चारों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला पत्र लिखा। एक ऐसा पत्र जो कानूनी भाषा में नहीं बल्कि इंसानी आवाज में लिखा गया था। उन्होंने लिखा कि यह फैसला न सिर्फ गलत है बल्कि यह खतरनाक है। उन्होंने पूछा, थाने की 4 दीवारी के भीतर वर्दीधारी अधिकारियों के सामने एक डरी हुई नाबालिग लड़की सहमति कैसे दे सकती है? क्या सहमति सिर्फ शरीर पर खरोंच होने से साबित होती है? क्या चुप्पी हमेशा हाँ होती है? क्या गरीबी और जाति ने उसकी गवाही को कमजोर किया? यह पत्र अखबारों में छपा, रेडियो पर पढ़ा गया, विश्वविद्यालयों में बांटा गया और जैसे किसी सूखे मैदान में एक चिंगारी गिरे, आग भड़क उठी। देश भर में महिलाएं उठ खड़ी हुईं,
मुंबई की सड़कों पर जुलूस निकले, दिल्ली में नारे गूंजे, पुणे में महिला संगठनों ने रैलियां की, नागपुर में प्रदर्शन हुए। मथुरा को न्याय दो, यह नारा अब सिर्फ एक केस की बात नहीं था, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आवाज थी। इन प्रदर्शनों में हर तरह की महिलाएं थीं, युवा छात्राएं जो पहली बार किसी आंदोलन में आई थीं, अधेड़ उम्र की गृहिणियां जिन्होंने पहले कभी घर से बाहर आवाज नहीं उठाई थी, वकील, डॉक्टर, शिक्षिकाएं, मजदूर महिलाएं, सब एक साथ, क्योंकि उन सबको पता था कि मथुरा की जगह कोई भी हो सकती थी। उनकी बेटी, उनकी बहन, वे खुद फोरम अगेंस्ट रेप जैसे संगठन बने। महिला अधिकारों की बात अब बंद कमरों की बहस नहीं रही, वह चौराहों पर, गलियों में, संसद की सीढ़ियों तक पहुंच गई। संसद में सवाल उठे, सरकार पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार 1983 में वह हुआ जो भारतीय कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर बना। भारतीय दंड संहिता में बलात्कार कानून का ऐतिहासिक संशोधन। इस संशोधन ने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, हिरासत में बलात्कार का प्रावधान। अब कानून स्पष्ट रूप से कहता था कि अगर बलात्कार पुलिस हिरासत में, जेल में या किसी सरकारी संस्था की हिरासत में हुआ हो तो यह माना जाएगा कि सहमति नहीं थी। सबूत का बोझ पलट गया। अब आरोपी को साबित करना था कि सहमति थी, पीड़िता को यह साबित नहीं करना था कि सहमति नहीं थी। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। सदियों से कानून पीड़िता से सवाल करता था, तुमने क्यों नहीं चिल्लाई, तुमने क्यों नहीं भागी, तुम्हारे शरीर पर निशान क्यों नहीं है। अब कानून आरोपी की तरफ मुड़ा था। दूसरा बड़ा बदलाव, पिछले यौन इतिहास को सबूत के रूप में पेश करने पर रोक। मथुरा के केस में जो हुआ था वह अब कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो गया। कोई भी वकील, कोई भी जज ये नहीं पूछ सकता था कि पीड़िता का अतीत कैसा था, उसके कितने रिश्ते थे, वह कैसी लड़की थी। उसका चरित्र अब अदालत में विषय नहीं रहा। तीसरा, इन कैमरा ट्रायल। बलात्कार के मुकदमे बंद कमरे में सुने जाएं ताकि पीड़िता को सार्वजनिक अपमान न झेलना पड़े, उसकी पहचान अखबारों में न छपे, उसका नाम गुप्त रहे। ये 3 बदलाव। एक 16 साल की आदिवासी लड़की जिसे न्याय नहीं मिला, लेकिन जिसके नाम ने न्याय की परिभाषा बदल दी। वह थाने की उस रात में अकेली थी, लेकिन उसके बाद जो आवाजें उठीं वे अकेली नहीं थीं, और वे आवाजें आज भी